Welcome back to the session on derivatives. This is our first lecture for derivatives. Study material में maybe there is a sequence that chapter number 9 is for derivatives analysis and valuation and chapter number 12 is for interest rate risk management. ये chapter 12 भी actually interest rate derivatives ही है. तो इन दोनों को मिलाकर के इसको हम derivative chapter कहेंगे और यहाँ पर हम इन दोनों chapters को cover करेंगे. Now the very first question here is what are derivatives? जैसा कि आप ये एक word देख सकते हो, derivative means which is something which is derived from any other thing. कोई ऐसी चीज जिसका अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस ना हो या यूं कहो जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू ना हो और जो चीज किसी दूसरी आइटम की वैल्यू से डिराइव हुई हो उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं. अब देखिए एक्चुअली अगर हम डेरिवेटिव बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू दूसरी आइटम की वैल्यू पर डिपेंड करती है और इस दूसरी आइटम को हम अंडरलाइन कहते हैं. लुक, अगर हम एक नॉन फाइनेंशियल एग्जांपल लें तो मैं ऐसा कह सकता हूं दैट कर्ड यानी कि दही इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क. अगर मार्केट में मिल्क की प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो अकॉर्डिंगली कर्ड की प्राइस भी फ्लक्चुएट होगी. ऐसा नहीं हो सकता है कि मिल्क की प्राइस अपनी डिमांड सप्लाई से अलग चले और कर्ड की प्राइस अपनी डिमांड सप्लाई से कुछ और ही चले. यानी ऐसा मानो कि मिल्क का प्राइस है सपोज 50 रुपीज पर लीटर, लेट्स अज्यूम, और कर्ड जो है वो हमने मान लिया कि 100 रुपीज पर किलोग्राम है. इमेजिनरी फिगर्स में ले रहा हूं यहां पर. और सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लो कि मिल्क का प्राइस डबल हो गया या मिल्क का प्राइस तो वही है लेकिन कर्ड का प्राइस अचानक से मार्केट में डिमांड आ गई और कर्ड का प्राइस 100 रुपीज पर किलोग्राम से बढ़ करके 200 रुपीज पर किलोग्राम हो गया. ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आर्बिट्रेज स्टार्ट हो जाएगा. लोग मिल्क परचेज करेंगे जो सस्ता है, उसका कर्ड में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, दही जमाएंगे उसका और उसको बेचेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे. सो द थिंग इज रियली वेरी सिंपल ओवर हियर कि कर्ड एक फिजिकली भी मिल्क का डेरिवेटिव है. खैर हम फिजिकल डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ कर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ वैल्यू ऑफ द मिल्क. ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि परफेक्टली डेरिवेटिव के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम कोट कर सकते हैं. जैसे किसी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, वो उन शेयर्स की प्राइस पर डिपेंड करती है जो शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं जिसमें उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. म्यूचुअल फंड ने जिन शेयर्स को परचेज करा है, अगर उनका प्राइस अप होता है तो म्यूचुअल फंड की यूनिट की प्राइस भी अप होगी. ऑन द अदर हैंड अगर शेयर का प्राइस डाउन होता है तो यूनिट की प्राइस भी डाउन हो जाएगी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. अगर इंडिया में कंपनी के शेयर का भाव बढ़ता है तो विदेश में उसके एडीआर जीडीआर का भाव भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा. ये सब डेरिवेटिव्स के कुछ इनडायरेक्ट एग्जांपल्स हमारे सामने यहां पर आते हैं. लेकिन अगर हम एक और कोई दूसरा एग्जांपल यहां पर लें, जैसे हमने कहा गोल्ड, प्राइस ऑफ गोल्ड. मान लीजिए कि आज हमारे शहर में गोल्ड का प्राइस 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम से. गोल्ड इज 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम और मुझे लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा. आई एम बुलिश ऑन गोल्ड. डू यू नो दैट जिस व्यक्ति को यह लगता हो कि किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है
उसकी थॉट को बुलिश कहा जाता है और उस व्यक्ति को बुल कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को यह लगता है कि किसी चीज की प्राइस रिड्यूस होने वाली है, गिरने वाली है, उसकी थॉट को बेयरिश कहा जाता है और व्हाट शुड आई से, उस पर्सन को बेयर कहा जाता है। शेयर मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो एक्चुअली बुल्स एंड बेयर्स की फाइट का नतीजा है। कभी बुल्स पावरफुल होते हैं, शेयर का भाव बढ़ जाता है, कभी बेयर्स पावरफुल होते हैं तो शेयर का भाव गिर जाता है। शेयर मार्केट क्यों, बल्कि हर वो मार्केट जिसमें प्राइस फ्लक्चुएट होती है वहां पर कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। तो मैंने कहा कि गोल्ड का प्राइस 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम है और मैं गोल्ड के प्राइस पर बुलिश हूं। मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में गोल्ड का प्राइस 30,000 से बढ़ के 32, 33,000 तक चला जाएगा। जिस तरह से डॉलर दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, शेयर मार्केट अपने सेचुरेशन लेवल पर पहुंच गया है, वहां से तो उसको डाउन ही जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, मेरा एनालिसिस ये कहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि गोल्ड का प्राइस गिरेगा, इट विल कम डाउन। आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और आपने चार्ट बनाया और चार्ट बना करके आप इस कंक्लूजन पर आए कि यार गोल्ड का जो प्राइस है वो तो गिरने वाला है, इट विल कम डाउन, सो यू आर बेयरिश ऑन गोल्ड। आपकी मेरी मुलाकात हुई, मैंने अपना विचार रखा, देखना गोल्ड का भाव बढ़ेगा। आप भी कम ज्ञानी पंडित नहीं हो, आपने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, गोल्ड का भाव गिरेगा। मैंने बोला यार देखो, अभी तुम नए व्यक्ति हो इस मार्केट में, तुमको ज्यादा समझ नहीं है अभी। हाँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने कह दिया गिरेगा तो गिरेगा, तुमने एनालिसिस ही गलत करा एक्चुअली। आपने बोला सर ऐसा नहीं है, आप मुझे नया मत समझो, मेरी डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपका नॉलेज तो पुराना हो गया है। कुल मिला के हम लड़ने लगे। आप बोल रहे हैं गिरेगा और मैं बोल रहा हूं बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। अब वो तो हम सभ्य लोग हैं, अदरवाइज हमारी ये बहस जो है मारपीट में तब्दील हो जाती। और मैं पावरफुल हूं तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा, यानी कि मैं जीत जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक्चुअली हम तो ऐसा करने वाला नहीं है, हम पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं। तो हमारी ये बातचीत बन गई बहस, और बहस जो तब्दील हो गई वो तब्दील हो गई शर्त में। लेट्स बेट। हमने इस पे बेट कर लिया। मैंने बोला मैं बुलिश हूं, तो चलो एक सौदा करते हैं कि आज से ठीक 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, आप मुझे 1 किलोग्राम गोल्ड सेल करेंगे। आज से 3 महीने के बाद आप मुझे 1 किलोग्राम गोल्ड सेल करेंगे, ऐसी बात तय हुई। आपने बोला सर मेरे पास बेचने के लिए गोल्ड नहीं है मेरे पास। मैंने बोला भाई मेरे पास कौन से पैसे हैं कि 1 किलो गोल्ड के 30 लाख रुपए में दे दूं। मजे की बात है, आपके पास 1 किलो गोल्ड नहीं है, मेरे पास 30 लाख रुपए नहीं है, पर हम दोनों के पास एक चीज है, और वो एक चीज है ओपिनियन, राय। और इस बेसिस पर हमने आपस में बेट कर लिया, हमने शर्त लगा ली, और शर्त कुल मिलाकर के ये रही कि आप मुझे 30 लाख रुपए में 3 महीने के बाद 1 किलोग्राम गोल्ड सेल करेंगे। 3 महीने का टाइम पीरियड निकला और मेरी थॉट एक्चुअली सही हो गई और गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, इट वेंट अप, और गोल्ड का प्राइस बढ़ के 32,000 रुपीज पर 10 ग्राम हो गया। किलो में बोले तो 32 लाख रुपए पर किलोग्राम हो गया। आप शर्त हार गए। अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा था, अगर हम उसको डिलीवरी सेटल करना चाहें तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा। मार्केट से, आपके पास तो गोल्ड है नहीं, मार्केट से आपको 1 किलो गोल्ड सेटलमेंट डेट पर आज से 3 महीने के बाद खरीद कर लाना पड़ेगा। और मार्केट में वो गोल्ड आपको कितने का मिलेगा?
मार्केट में वो गोल्ड आपको कितने का मिलेगा? 32 लाख रुपए का। तो 32 लाख रुपए में आप खरीदेंगे और ला के वो गोल्ड मुझे डिलीवर कर देंगे, और मैं आपको 30 लाख रुपए ही दूंगा, क्योंकि हमारी तो बात हुई है 30 लाख के लेन देन की। ऐसा करके आपका लॉस हो जाएगा 2 लाख रुपए। अच्छा, मैं 30 लाख रुपए कहीं से टेम्परेरी जुगाड़ करके दूंगा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, और एज सुन एज आई गेट डिलीवरी ऑफ द गोल्ड आई इमीडिएटली सेल इट आउट इन द मार्केट। मैं आपसे लेके बाजार में बेच दूंगा तुरंत, और बाजार में जब मैं इसको बेचूंगा तो 32 लाख में बिकेगा, आपसे डिलीवरी मिली है 30 लाख में, तो 2 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आपका लॉस, मेरा प्रॉफिट। पर काफी मशक्कत करनी पड़ी, आपने मार्केट से खरीदा, मुझे डिलीवरी दी, मैंने पैसे दिए, फिर मैंने मार्केट में बेचा, वहां से पैसे लिए। हमने बोला यार क्यों नाटक करें, मान लें कि तुम्हारे पास गोल्ड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सिंपली शर्त हारे, मैंने कहा था ना भाव बढ़ेगा, 2 लाख रुपए बढ़ गया, लाओ 2 लाख रुपए निकालो। तो डिलीवरी सेटलमेंट की जगह हम चाहें तो कैश सेटलमेंट भी कर सकते हैं, और आप 2 लाख रुपए मुझे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। दिस इज कैश सेटलमेंट। तो डेरिवेटिव, और ये जो आपके मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, अब इसकी वैल्यू मेरे लिए प्लस 2 लाख है और आपके लिए माइनस 2 लाख। यही गोल्ड का प्राइस अगर 33 लाख तक बढ़ जाता तो मेरे लिए +3, आपके लिए -3। 35 लाख हो जाता गोल्ड प्राइस, मेरे लिए +5, आपके लिए -5। और अगर प्राइस डाउन हो जाता, आप सही होते, 29 पर आ जाता गोल्ड, तो आपके लिए +1 लाख होता, मेरे लिए -1 लाख। क्योंकि मुझे तो आपसे 30 लाख में ही खरीदना पड़ता, भले ही गोल्ड 29 का है, बट बात हुई तो मैं तो 30 में ही खरीदता, तो आपका एक का प्रॉफिट और मेरा एक का क्या हो जाता? लॉस। और प्राइस 28 हो जाता तो आपका 2 का प्रॉफिट और मेरा 2 लाख का लॉस होता। यानी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो सराफा बाजार में गोल्ड के प्राइस पर डिपेंड करती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कोई सेपरेट वैल्यू नहीं है। वैल्यू ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट is derived from the value of gold in Sarafa market of our city. This contract between you and me is termed as a derivative contract, and the underlying asset, underlying item is gold. इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। अब आपको लगेगा कि अरे सर, क्या केवल गोल्ड में ही डेरिवेटिव होता है? क्या गोल्ड के अलावा और किसी चीज में भी डेरिवेटिव हो सकता है? और उस पर मेरा जवाब होगा कि हाँ, जरूर हो सकता है। आप जिसमें चाहें उसमें डेरिवेटिव हो सकता है। ये रही स्क्रीन आपके सामने, आप देख सकते हैं। गोल्ड में जैसे हमने बैटिंग करी, ऐसे हम सिल्वर पे भी तो कर सकते हैं। सिल्वर 45,000 रुपीज पर किलोग्राम है, और आप बुलिश हैं, मैं बेरिश हूं, आओ शर्त लगाएं। या फिर हम प्लेटिनम में भी ये सौदा कर सकते हैं, या फिर हम एल्यूमिनियम में कर सकते हैं, कॉपर में कर सकते हैं, ये शर्त लगाने वाला काम, जिंक में कर सकते हैं, टिन में कर सकते हैं, लेड में कर सकते हैं, किसी भी मेटल में कर सकते हैं। मेटल क्यों, नॉन मेटल्स में भी कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, हम गेहूं में कर सकते हैं, ज्वार में कर सकते हैं, दालों में कर सकते हैं, चना दाल, तूर दाल, हाँ, रबर में कर सकते हैं, सोयाबीन में कर सकते हैं। किसी भी बात पे हमारी शर्त लग सकती है। आपने कहा सोयाबीन का प्राइस बढ़ेगा, मैंने बोला नहीं, सोयाबीन का प्राइस कम होगा। चलो लगी 100 बोरी सोयाबीन, 100 क्विंटल्स, इट्स समथिंग लाइक दिस। तो अच्छा, और एग्री कमोडिटीज क्यों, और भी किसी चीज में भी हो सकता है। करेंसीज में हम इस तरह से डेरिवेटिव कर सकते हैं, डॉलर बढ़ेगा कि गिरेगा, पाउंड, यूरो, येन, स्विस फ्रैंक बढ़ेगा या गिरेगा, इस बात पर हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और हम शेयर्स पर कर सकते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट,
कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, भाव बढ़ेगा या गिरेगा। और हम बॉन्ड्स की प्राइस पर भी ये कर सकते हैं, और हम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन पर डेरिवेटिव कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि गिरेगा। यू नेम इट एंड दे हैव इट। कोई भी चीज बोलो, सब पर डेरिवेटिव हो सकता है, और डेरिवेटिव को सट्टे के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, वेदर डेरिवेटिव्स भी होते हैं, टेम्परेचर डेरिवेटिव। मैं टेम्परेचर में बुलिश हूं, मुझे लगा गर्मी बढ़ेगी, आप बेरिश हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं गर्मी कम हो जाएगी, ठंड आएगी। रेनफॉल पर डेरिवेटिव हो सकता है, मैं बेरिश हूं कि यार इस बार अल नीनो इफेक्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, अरब की खाड़ी में जो काम करना चाहिए, और देखना इस बार बारिश जो है सामान्यतः 35 इंच बारिश होती है, इस बार देखना मतलब 30 इंच के भी नीचे जाएगी। मैं बेरिश हूं, आप बुलिश हो कि नहीं नहीं अभी रुको, थोड़ा टाइम बाद आएगी बारिश। कार्बन क्रेडिट पर हो सकता है, मतलब हर चीज पर डेरिवेटिव हो सकता है। हर वो चीज जो अनसर्टेन है, हर वो चीज जो अनकंट्रोलेबल है, अनसर्टेन है यानी फ्लक्चुएट होती है वैल्यू, और अनकंट्रोलेबल है, आपके या मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस पर डेरिवेटिव हो सकता है। टेम्परेचर एग्जांपल ले लो ना, मैंने कहा इस बार गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर जाएगा। अरे आपने बोला नहीं नहीं सर 45 डिग्री बहुत होता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, 45 से नीचे ही रहेगा। तो हमने लगा ली शर्त, 1 डिग्री बराबर 1 लाख रुपए। अगर 46 डिग्री एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ रहा तो मैं जीत जाऊंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे 1 डिग्री का, और 47 डिग्री रहा तो आप 2 लाख देंगे, और 48 डिग्री हो गया तो आप 3 लाख देंगे मुझे, और 45 के नीचे रहा 40 डिग्री भी टिक गया तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इस तरीके से हम टेम्परेचर पर डेरिवेटिव कर सकते हैं। सट्टा नहीं, हेजिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। हेजिंग मतलब रिस्क को एलिमिनेट करना। अरे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक सेलर हूं लाइक कोको कोला, और गर्मी बढ़ती है तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं बीच में बारिश हो गई अगर गर्मियों के दिनों में और टेम्परेचर डाउन चला गया तो मेरी तो सेल डाउन हो जाएगी, जितना टेम्परेचर डाउन होगा उतना। तो मैंने क्या करा कि मैं बेरिश हूं इस पर, तो मैंने एक बेरिश पोजीशन बना ली डेरिवेटिव पर। मैंने कहा देखना टेम्परेचर गिरेगा, अगर गिर गया टेम्परेचर तो मैं शर्त जीत जाऊंगा। 1 डिग्री गिरा तो 1 करोड़ रुपए, जितना बड़ा मैं डील करना चाहूँ काउंटर पार्टी मिल जाए। 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन तो मुझे 4 करोड़ मिल गया। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर डाउन होने से मेरी कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो गई, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो उधर का जो प्रॉफिट कम हुआ वो इधर डेरिवेटिव में जीत जाने से कंपनसेट हो गया। ऐसे हर वो चीज जो अनसर्टेन है और अनकंट्रोलेबल है उस पर डेरिवेटिव हो सकता है। क्रिकेट के रन, कि कोई खिलाड़ी कितने रन बना के आउट होगा या कोई टीम कितने रन बनाएगी, ये अनसर्टेन है हर मैच में, और अनकंट्रोलेबल भी है आपके मेरे लिए, तो हम इस पर भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर डेरिवेटिव यानी सट्टा करना इलीगल करार दे दिया है। क्रिकेट का सट्टा करते हुए अगर आप पकड़े गए तो जेल जाओगे, पेपर में फोटो छपेगा सटोरिया क्रिकेट का सट्टा करते हुए पकड़ा है। हाँ, शेयर्स पर डेरिवेटिव करोगे तो आप ट्रेडर, इन्वेस्टर, टेक्निकल एनालिस्ट, न जाने क्या क्या कहलाओगे, इज्जत से आपका नाम लिया जाएगा क्योंकि वो लीगल है। देखो क्रिकेट पर तो इसलिए मना कर दिया सरकार ने कि जब क्रिकेट का सट्टा छोटा है, आपके मेरे बीच 100 रुपए की शर्त लगी, तो हम विराट कोहली को नहीं बोल सकते कि भाई आउट हो जाए यार, नहीं तो मेरे पैसे लग जाएंगे। लेकिन जब बात 100 करोड़ या 1000 करोड़ पे पहुंच जाए तो जो बुकी है जिसने सट्टा खाया है वो जाकर के जरूर किसी क्रिकेटर को कह सकता है कि भाई आउट हो जा, मैं तुझे 100 करोड़ रुपए दूंगा, मैं तुझे 50 करोड़ रुपए दूंगा, क्योंकि मेरे तो 1000 करोड़ दांव पे लगे, और उससे खेल फिक्स हो जाएगा, खेल भावना खत्म हो जाएगी, खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद मना कर दिया। अदरवाइज हर वो चीज जो अनसर्टेन है और अनकंट्रोलेबल है
उस पर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही कुछ लिस्ट दी है। This list keep on changing very frequently. Some of the categories of underlying are as follows. शेयर्स पर डेरिवेटिव हो सकता है, ये जो मैंने अभी गोल्ड का एग्जांपल लिया था वो शेयर पे भी आ सकता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का शेयर, टीसीएस का शेयर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, किसी में भी आप कर सकते हो। इंडाइसेस जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, सीएनएक्स पीएसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स है, इन सब में डेरिवेटिव हो सकते हैं। कमोडिटीज में तो हमने चालू इसी से करा था, बुलियन जैसे गोल्ड सिल्वर, मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, निकल, लेड, टिन, जिंक, अदर जैसे रबर, चना, क्रूड ऑयल, गैसोलीन, सोयाबीन, पोटैटो, यस पोटैटो, कोरिएंडर, धनिया, हाँ होता है। मीट में भी डेरिवेटिव होता है और ऑरेंज जूस में भी डेरिवेटिव होता है। करेंसीज लाइक डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन पर डेरिवेटिव होता है। कार्बन क्रेडिट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वेदर डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मतलब हर चीज पर हो सकता है। कुछ चीजों में सरकार मना कर देती है, वो इलीगल हो जाती है, और बाकी चीजें लीगल होती है, पर आप कर तो हर चीज पे सकते हो, लीगल या इलीगल। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हार जीत का, उससे आपको एक इमेज आ गई, क्या डेरिवेटिव का मतलब तो सट्टा है, स्पेकुलेशन। सट्टा मतलब बुरी बात, सट्टा खेलना कोई अच्छी बात एक्चुअली नहीं हुई। तो ऐसा मत समझिए कि डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ सट्टा होता है। डेरिवेटिव के एक्चुअली देयर आर 3 यूजेस। नोट्स पर अगर आप देखेंगे या स्क्रीन पर भी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यू विल फाइंड कि देयर आर 3 यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। वन इज हेजिंग, second one is speculation, and number 3 is arbitrage. Hedging, speculation, arbitrage. And accordingly there are 3 types of players in the market. For example, hedgers, speculators and arbitrageurs. देखिए जो मैंने एग्जांपल गोल्ड वाला लिया था, आपके पास बेचने को गोल्ड नहीं है, मेरे पास खरीदने को रुपए नहीं है, फिर भी हमने बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये स्पेकुलेशन था क्योंकि हम सिर्फ हार जीत में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यही गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए कैसे यूज हो सकता है कि मान लीजिए आप एक गोल्ड माइन एक्सट्रैक्शन वाला काम करते हैं, कि आपने गोल्ड माइन के लीजिंग राइट्स खरीदे हैं, अब वहां से आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है आपको और मार्केट में बेचना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकें। गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की अपनी एक कॉस्ट होती है, गोल्ड का प्राइस कभी भी उस कॉस्ट के नीचे नहीं जा पाएगा, तो चला गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट करें फिर बेचने जाएं, तब सस्ता बिका तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपने फ्यूचर में गोल्ड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वही सेम पोजीशन कि आपने बेचा, मैंने खरीदा, पर अब आपके पास बेचने को गोल्ड है एक्चुअली, क्योंकि आप गोल्ड माइन से एक्सट्रैक्शन वाला काम करते हैं। और मैं कौन, मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, मैं मान लो कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, और मेरी मेडिसिन में गोल्ड ऐश, स्वर्ण भस्म का उपयोग होता है, या मैं गोल्ड फॉइल बनाता हूं, चांदी की वर्क होती है, ऐसे सोने की वर्क बनाता हूं। अब मेरा जो फिनिश गुड्स है मान लो वो फिक्स प्राइस पे सेल होता है, पर रॉ मटेरियल जो गोल्ड है उसके भाव अगर बढ़ गए तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसलिए मैंने एक फ्यूचर डेट पर गोल्ड खरीदने का सौदा आज ही कर लिया। हेजिंग। सोयाबीन का एग्जांपल लिया हमने, किसान है, उसने सोयाबीन की क्रॉप,
अब उसको डर है कि बाय द टाइम हिज क्रॉप विल बी रेडी द मार्केट विल कम डाउन, तो सोयाबीन सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर ले एक स्पेसिफाइड रेट पर, फिर बाद में रेट बढ़े या गिरे उसको अपना दाम वसूल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है मेरा, तो मैं क्या करूंगा कि सोयाबीन खरीदूंगा। अब सोयाबीन महंगा हो गया तो मुझे तेल महंगा बेचना पड़ेगा, तो कम बिकेगा तो मुझे लॉस होगा, तो मैं खरीदने का सौदा कर सकता हूं। एक्चुअली डेरिवेटिव्स की शुरुआत हेजिंग करने के पर्पज से हुई थी, लेकिन काफी लोग अब इसमें सट्टा भी करते हैं। पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग सट्टा कर रहे हैं ये बुरे लोग हैं, सटोरिये कहीं के, इनको बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये लोगों का भी मार्केट में होना जरूरी है। जब तक कुछ सट्टा करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक मार्केट में लिक्विडिटी कैसे रहेगी। केवल हेजर्स अगर मार्केट में आए तो मुट्ठी भर होंगे, वो तो थोड़े से, तो कभी मिलेगा बायर को सेलर, कभी नहीं मिलेगा, कभी सेलर को बायर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और सट्टा करने वालों की वजह से मार्केट में भीड़ लग जाती है, ढेर सारे लोग आ जाते हैं, तो बायर को इजीली सेलर और सेलर को इजीली बायर मिल जाता है। यानी ये स्पेकुलेटर बुरे लोग नहीं है, इनकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी होती है। फिर तीसरा आर्बिट्रेजर, ये आर्बिट्रेजर, इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, बट आर्बिट्रेजर का काम कैसा है कि अब दो मार्केट हो गया अपने पास, एक कैश मार्केट, एक डेरिवेटिव्स मार्केट। कैश मार्केट जाओ, पैसे दो, गोल्ड की डिलीवरी लो, आ जाओ। डेरिवेटिव मार्केट सौदा आज कर लो, डिलीवरी 3 महीने बाद होगी, रेट आज तय हो गया, डेट आज तय हो गई, सेटलमेंट 3 महीने बाद होगा। ये डेरिवेटिव है, समझे आप। आपके रेगुलर मार्केट को कैश मार्केट कहते हैं, उसमें आज ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और आज ही या 1-2 दिन के अंदर ही सेटल हो जाता है। और डेरिवेटिव में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू एज ऑफ टुडे, आज कॉन्ट्रैक्ट होता है, आज रेट, डेट, क्वांटिटी, क्वालिटी सब डिसाइड हो जाती है, मगर सेटलमेंट होता है फ्यूचर डेट पर, तब तक प्राइस बदल चुका होता है। इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। अगर इन दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है ना, तो आर्बिट्रेजर उसका फायदा उठा करके एक जगह पर किसी चीज को खरीद के दूसरी जगह पर बेच देता है और ऐसा करके प्रॉफिट कमाता है। डिटेल्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी बहुत शॉर्ट में मैं बोलूं कि स्पॉट में गोल्ड बहुत सस्ता है और जो डेरिवेटिव में गोल्ड बहुत महंगा है, तो बंदा क्या करेगा, स्पॉट में गोल्ड खरीद लेगा और उसको होल्ड करके रखेगा 3 महीने तक, और 3 महीने बाद उसको, चूंकि वहां तो महंगे ही दाम है डेरिवेटिव में, तो वहां ऊंचे दाम पर बेच देगा और डिफरेंस अमाउंट का प्रॉफिट कमा लेगा। हो सकता है ये वाली मेरी बात आपको अभी समझ में ना आई हो, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो हम जब चैप्टर में आगे जाएंगे तो इनके बहुत डिटेल्ड एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक बार हम जरा रिकैप करें कि मैं इतने देर से, पिछले आधे घंटे में मैंने आपको क्या बोला। लुक, मैंने आपको कहा सबसे पहले डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव इज समथिंग विच डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू, rather than its value is derived from the value of any other item which is termed as underlying। हमने कुछ नॉन फाइनेंशियल एग्जांपल्स देखे, जैसे कर्ड हुआ, या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स हुई, या एडीआर जीडीआर हो गया, मतलब नॉन अप्रोप्रिएट बोलना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल तो नहीं कहना चाहिए एग्जांपल को। हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। देखिए, ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड अमेरिका का एक एक्सचेंज है, यहाँ डेरिवेटिव कोई 40 साल पहले चालू हुए होंगे, 40-45 साल पहले, और इंडिया के बारे में बोला जाता है कि अराउंड ईयर 2000 डेरिवेटिव स्टार्ट हुए। तो इंडिया में डेरिवेटिव्स का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, पर बात एक्चुअली गलत है। यूं कहना चाहिए कि फॉर्मल रूप से डेरिवेटिव का इतिहास इंडिया का ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो बरसों बरस से, हजारों सालों से हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव के सौदे होते रहे हैं।
सट्टा जो है वो तो हम हिंदुस्तानियों के डीएनए के अंदर है। महाभारत काल से हम खेलते आ रहे हैं सट्टा। वी आर वेरी पॉपुलर फॉर दैट ऑल्सो। तो एक्चुअली जो डेरिवेटिव है वो पहले से ही चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन 1996 में अपने यहाँ पर एक डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी सेटअप करी थी सेबी ने, और उसके रिकमेंडेशन पर ईयर 2000 में डेरिवेटिव पहली बार थोड़ी सी संख्या में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तब से लेके आज तक प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए हैं डेरिवेटिव के, पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ गए, वॉल्यूम भी बढ़ गया। कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे हैं, उनको आंसर नहीं करना चाहेंगे। आप देखिए क्वेश्चन 7, क्या इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज पर या किसी फॉर्मल एक्सचेंज पर डेरिवेटिव के सौदे हो सकते हैं? एंड आंसर इज यस। उसमें से एक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, और चौथा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और पांचवा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाय द टाइम यू मे बी वॉचिंग दिस लेक्चर, हो सकता है इनमें से किसी एक्सचेंज का मर्जर भी हो गया हो, क्योंकि सेबी हैज ऑलरेडी कम अप विद द गाइडलाइन कि ऐसा नहीं होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ स्टॉक डेरिवेटिव ऑफर करेगा और एमसीएक्स केवल कमोडिटी डेरिवेटिव में डील करेगा, बल्कि सारे एक्सचेंज सारे तरह के डेरिवेटिव में डील कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो उसके चलते हो सकता है कि जिस समय तक आप ये लेक्चर देखें तब तक कुछ एक्सचेंजेस इसमें से मर्ज भी हो चुके हों। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक्सचेंज का नाम जो भी हो, कंसेप्ट तो वही रहता है। आप 50 साल बाद, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 10 साल बाद भी ये लेक्चर अगर देखेंगे तो भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव का बेसिक कंसेप्ट नहीं बदलता। चलिए, अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बेटा, 4 तरह के होते हैं मेनली। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। सबसे पहले ये जो मैंने अभी गोल्ड का एग्जांपल लिया था, आपके मेरे बीच में गोल्ड खरीदने बेचने की बात हुई थी, ये एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देयर आर 2 पार्टीज। आओ चलो थोड़ा लिखो आप, नोट्स में जो छपा है वो छपाइए, बट आप अपनी कॉपी में भी लिखो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हम ऐसा लिखेंगे, इट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट between 2 parties. बेटा मैंने कहा ये प्राइवेट एग्रीमेंट है, तो प्राइवेट एग्रीमेंट होने का मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे को आमने सामने नाम से शक्ल से जानती है। इसको ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ओटीसी, ओवर द काउंटर। Following things are fixed in advance फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें पहले से ही तय हो जाती, तभी तो ये फॉरवर्ड है। भविष्य की फिक्सिंग आज ही हो जाती है। एक्चुअली ये फॉरवर्ड नहीं है, ये फिक्सिंग है। क्या फिक्स हो जाता है? सबसे पहले अंडरलाइंग फिक्स हो जाता है कि हम कौन सी आइटम में डील करने वाले हैं।
जैसे हमारा जो एग्जांपल था उसमें अंडरलाइन गोल्ड था, मैं खरीदूंगा, बेचेंगे। दूसरा, उसकी क्वालिटी डिसाइड हो जाती है पहले से। जैसे अब मैंने बोला कि मैं गोल्ड खरीदूंगा और 30,000 के भाव पे खरीदूंगा, तो हुआ ये कि 3 महीने बाद जो अब आप मुझे गोल्ड की डिलीवरी देने आए तो 18 कैरेट गोल्ड दे रहे हो आप, कम प्योरिटी वाला दे रहे हो, जबकि मैं तो समझ रहा था कि स्टैंडर्ड जो 995 प्योरिटी वाला गोल्ड है, जो 99.5% प्योर होता है, वो दोगे आप, पर आपने ऐसा नहीं करा। तो डिस्प्यूट ना हो इसलिए अगर कोई कमोडिटी पर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्वालिटी भी डिसाइड करिए। सुनिए, किसी शेयर पर या करेंसी पर अगर यही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता कि मैं आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदूंगा या मैं आपसे व्हाट शुड आई से डॉलर खरीदूंगा, तो उसमें फिर क्वालिटी की बात नहीं आती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्वालिटी एक जैसी होती है सबकी। क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है कि कितना खरीदेंगे बेचेंगे, जैसे हमने तय करा था 1 किलोग्राम। फिर डेट डिसाइड हो जाती है, जैसे हमने कहा था आज से 3 महीने के बाद आप मुझे गोल्ड बेचेंगे, तय हो गया पहले से, ये भी फिक्स हो गया। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेट डिसाइड हो जाती है अभी से कि जो आप मुझे गोल्ड बेचने वाले हैं वो 30,000 के भाव पे बेचेंगे। भाव गिर जाए तो भी आपको राइट है कि आप 30,000 में ही बेचो, और भाव बढ़ जाए तो भी आपकी ड्यूटी है कि आप 30,000 में ही सेल करो। ठीक है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेटा प्रॉब्लम्स पता है क्या क्या आती है? प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी सबकी बात करें अगर हम, एक तो ना इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होती है। क्या हुआ कि मैं शर्त जीत गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, अब मैं शर्त जीत गया और गोल्ड का प्राइस 30 से 32 हो गया और आपको 2 लाख रुपए देने चाहिए अब मुझे, आप पलट गए, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बोलेंगे ऐसा, सर मैं तो डेरिवेटिव सीखने के लिए सौदा करा था, मैंने थोड़ी एक्चुअली कोई पैसों का लेन देन करना था। ये आप दादागिरी पे उतर आए कि ठीक है सर आपके 2 लाख रुपए बनते हैं, पर मैं नहीं दूंगा आपको, जो बन पड़े आपसे वो कर लो। या डेरिवेटिव के बारे में ना एक बात कही जाती है, इट्स ए जीरो सम गेम। क्या कहा मैंने? इट्स ए जीरो सम गेम, यानी कि इसमें कुछ क्रिएट नहीं होता है, जितना मेरा प्रॉफिट हुआ है उतना किसी और का नुकसान होगा, जितना मेरा नुकसान हुआ है उतना किसी और का प्रॉफिट होगा। कुल मिला के क्रिएट कुछ नहीं होना है, सिर्फ ट्रांसफर होना है, यहां से वहां से यहां। तो एक का लॉस होना तो तय है, और जिसका लॉस होगा वो पलट जाएगा, वो अपने कमिटमेंट को रख नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि दैट देयर इज ए काउंटर पार्टी रिस्क। अब क्या है इसमें, एक चीज और भी है कि चूंकि ये ओवर द काउंटर है, आमने सामने डील हो रहा है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, तो डील को जैसा चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके ज्योतिष ने बोला कि आपके लिए जो 11 नंबर है वो बड़ा शुभ है, तो आपने बोला सर 1 किलो का सौदा नहीं करते हैं, 1 किलो 11 ग्राम का करते हैं, मतलब 1011, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम नहीं बेचोगे आप मुझे, आप 1011 ग्राम बेचोगे, ऐसा चाहते हो? ठीक है, मैं अगर मान गया तो आपकी मेरी यही बात हो जाएगी। फिर 3 मंथ्स एग्जैक्ट नहीं रखा हमने मैंने बोला यार, मेरे ज्योतिष ने बोला है कि 21 तारीख बहुत अच्छी रहेगी,
तो 3 महीने बाद जो मंथ आएगा उसकी 21 तारीख को हम सेटल करेंगे, ऐसे करके। और हम इस सौदे को जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मेरे बीच की आपस की बात है, जो चाहो वो करवा लो। पान खाने गए हो ना कभी किसी पान कॉर्नर पर, तो उसमें जो चाहो कस्टमाइज करवा सकते हो ना। भैया गुलकंद ज्यादा डाल देना, सुपारी मत डालना, खोपरा मत डालना, सोप ज्यादा डाल देना, ब्ला ब्ला। सो यू कैन गेट इट कस्टमाइज्ड। बर्फ का गोला में काला खट्टा डाल देना, ऑरेंज मत डालना, कस्टमाइज हो सकता है। काउंटर पार्टी एक दूसरे को जानती ना, आमने सामने ओवर द काउंटर डील हो रही है इसलिए। तो जहां प्राइवेट एग्रीमेंट होने का एक नुकसान है कि काउंटर पार्टी रिस्क इज देयर, वहीं एक फायदा भी है कि आप इसको कस्टम डिजाइन करा सकते हो। सेटलमेंट या तो डिलीवरी से हो सकता है या कैश से, आप गोल्ड दो मैं पैसे दूं, या आप डिफरेंस अमाउंट पे करो या मैं डिफरेंस अमाउंट पे करूं, एज द केस में भी। डिलीवरी सेटलमेंट में मतलब एफर्ट ज्यादा है, कैश सेटलमेंट बड़ा आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक प्रॉब्लम है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना हो ना, क्या हुआ, मैंने आपसे शर्त तो लगा ली कि मैं 3 महीने बाद आपसे 1 किलो गोल्ड लूंगा 30 लाख में। 3 महीना छोड़ो, अभी 10 दिन ही निकले थे और गोल्ड का प्राइस गिरने लग गया, और मुझे लगा कि यार मैं बुरा फंस जाऊंगा, गोल्ड का प्राइस बुरी तरह गिरने वाला है, ऐसा लगा मुझे। और अभी थोड़ा गिर गया है, और 3 महीने आते आते तक तो इतना गिर जाएगा कि मेरा तगड़ा लॉस हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि ये सौदा कंटिन्यू हो, मैं चाहता हूं इस सौदे को यहीं स्क्वायर ऑफ कर दें। आज तक का नुकसान जो मेरा हुआ वो मैं दे देता हूं आपको, बात खत्म करो यार यहीं पे। तो काउंटर पार्टी नहीं मिलेगी मुझे इसको रिवर्स करने के लिए, क्योंकि इतना कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है कि वैसा का वैसा डील करने वाला कोई और व्यक्ति मिल जाए बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मैंने आपसे ही गोल्ड खरीदने की बात करी थी, आपसे ही बेचने की बात करूंगा, और ऐसे करके हम सौदा स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। ये क्या कंसेप्ट है रिवर्स करना, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो हम लोगों ने एक बात देख ली कि डेरिवेटिव क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा, और साथ में हमने ये भी समझा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डेरिवेटिव का सबसे बेसिक टाइप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जो सबसे पॉपुलर अंडरलाइंग है वो है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कि हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया भर में बहुत बड़े स्केल पर होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक बोलता है ठीक है आ जाना, तुम्हारा डॉलर ले लेंगे इस भाव में, भले उस दिन भाव कम हो, और हेजिंग हो जाती थी। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही तो था। अरे जरा दिमाग पर जोर डालो। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वहां तो हेजिंग करने के लिए यूज करते थे। अब उससे एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड पे एज सच हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है सॉल्व करने के लिए, मतलब सिलेबस में नहीं है उसके क्वेश्चन। वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज फ्यूचर। सवाल ये है कि फ्यूचर क्या है। जवाब बहुत छोटा सा सटीक है। फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आमने सामने बैठ कर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पर किसी फॉर्मल एक्सचेंज पर जाकर के और हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप भी पहुंच गए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैं भी पहुंचा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमारी मैच मेकिंग कर दी, इसको खरीदना है इसको बेचना है, दोनों का सौदा मिलवा दिया। तो ये जो चीज टेबल के अक्रॉस हो रही थी तो फॉरवर्ड है, और बीच में एक्सचेंज नाम का पहाड़ आ गया, तो यही चीज क्या हो जाएगी, फ्यूचर्स। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप।
A future contract is nothing but a form of forward contract. बेटा रियल लाइफ में ना डेरिवेटिव बहुत काम आते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन क्या होता है कि पोर्टफोलियो में जो आपने सीखा उसको सीधे जाके रियल लाइफ में अप्लाई कर लेना बड़ा मुश्किल काम होता है. उसके लिए और बहुत कुछ पहले सीखना पड़ता है. देन ओनली यू कैन अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ. लेकिन डेरिवेटिव्स में जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको अभी आप हफ्ते भर पढ़िए, उसके बाद में जाके एक शेयर ब्रोकर के पास में शेयर ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और शुरू हो जाइए. करना मत, सट्टा है, पैसा डूब सकता है. और मैं बात कह रहा हूं कि यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तुरंत अप्लाई हो सकता है. बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ में बहुत रेलिवेंट है ये चैप्टर. थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ोगे या NSE BSE की साइट की सर्फिंग करोगे तो पता चलेगा. You can differentiate a forward contract from a future contract on the following lines. देखो बेटा, फॉरवर्ड्स जो है ना वो कस्टमाइज्ड है, टेलर मेड है, और फ्यूचर्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी वो रेडीमेड है. टेलर मेड, रेडीमेड कपड़ों में होता है ना, अपने नाप के हिसाब से सिलवा लो, आप जो चाहे साइज सिलवा लो. शर्ट सिलवाओ जिसमें 4 पॉकेट फ्रंट में लगवाओ, 1 2 3 4 बैक में भी लगा लो ताकि पीछे वाले भी पेन रख सकें जो पीछे की बेंच पे बैठे. इधर भी लगवा लो पॉकेट, जो मन पड़े वो करवा लो. कस्टमाइज, टेलर मेड. और रेडीमेड यानी कि स्टैंडर्डाइज, जो जैसा ब्रांड में चलता है ऐसा चलता है. शर्ट खरीदने गए, 42 साइज लूज है, 40 आपको टाइट है, तो 41.5 नहीं मिलने वाला आपको. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है. आपको लग रहा होगा कि फॉरवर्ड बेटर है क्योंकि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. फ्यूचर तो काफी रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जैसा मिलता है वैसा ही मिलता है. तो पहले ये समझें कि फ्यूचर में क्या चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है. क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे होते हैं तो एक्सचेंज के जो नियम हैं स्टैंडर्डाइजेशन के वो लगते हैं. क्या चीजें फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज हो जाती है जरा ये समझिए. जैसे सबसे पहले आप देखें कि ना लॉट साइज फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज हो जाती है. मान लो आप MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज नाम के एक डेरिवेटिव एक्सचेंज पर गए. MCX ने सबसे पहले जब गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करे थे तो उन्होंने लॉट साइज रखा था 1 किलोग्राम. हालांकि बाद में फिर वो 100 ग्राम का लॉट साइज का भी एक प्रोडक्ट लेके आए और 8 ग्राम्स का भी लाए और 1 ग्राम का भी लाए. वो सब बात की बातें हैं. बट इनिशियली MCX जब बना था उस समय उसने क्या करा था, 1 किलो का लॉट साइज रखा. यानी छोटे मोटे गरीब आदमी की तो एंट्री नहीं है एक्सचेंज में. आप MCX पे गए और आपको एक डेरिवेटिव करना है, आप बुलिश हैं बेरिश हैं, आपने बोला एक 12 ग्राम का, तो आपको भगा देंगे वहां से. लॉट साइज कितना हो गया, 1 किलोग्राम. या तो 1 किलो डील करो या 2 किलो या 3 किलो या 4 किलो. अब आपके ज्योतिष ने बोला 1011 ग्राम, तो वो नहीं हो पाएगा. स्टैंडर्ड लॉट साइज. अरे आप 2 व्हीलर बाइक खरीदने जाते हो ना किसी कंपनी की, स्टैंडर्ड ही तो आती है. उनका एक ब्लैक कलर आ रहा है और एक ब्राउन आ रहा है और एक और कोई आ रहा है. आप गए कि यार मेरे को फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की बाइक चाहिए. नमस्कार करेंगे भाई साहब, हमारे पास ऐसा कोई कलर अवेलेबल नहीं है. तो आप बोलो क्या हुआ, पुतवा के दे दो, स्प्रे पेंटिंग करके दे दो. नहीं हो पाता है. स्टैंडर्ड बाइक है, जैसी बेचते हैं वैसी बेचेंगे, आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं होगी. आप खरीद के कस्टमाइज करवा लो किसी गैरेज पर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. फिर ना क्वालिटी भी स्टैंडर्डाइज होती है. जैसे गोल्ड फ्यूचर जो है उसमें 995 प्योरिटी स्टैंडर्ड है. 999 प्योरिटी या 990 प्योरिटी, 991 प्योरिटी डील करना नॉट अवेलेबल. एक्सचेंज बोलेगा ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं चलता है, आपको डील करना तो जाओ अपनी पार्टी खुद ढूंढो, वहां डील करो. एक्सपायरी डेट भी स्टैंडर्ड होती है. एक्सचेंज ने बोल दिया ऑल्टरनेट मंथ की 5th डेट, 5वीं तारीख.
जैसे 5 जनवरी को एंड होने वाला फ्यूचर आप कर सकते हो गोल्ड का, फिर 5 मार्च कर सकते हो, फिर अप्रैल छोड़ दो और 5 मई कर लो। ऐसे आप बोलो 22 सितंबर वाला चाहिए, 22 फरवरी वाला चाहिए, नहीं मिलेगा। उनकी स्टैंडर्ड डेट से उसी दिन एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट आप कर पाओगे। यूनिट ऑफ प्राइस कोटेशन ये भी स्टैंडर्डाइज्ड है, ये पर 10 ग्राम प्राइस कोट करते हैं, पर किलोग्राम में कोट नहीं करते। लॉट साइज भले ही किलो का है पर भाव तो 10 ग्राम का ही कोट होता है, 30,000 रुपए, 31,000 रुपए, 29,000 रुपीज ऐसे। मिनिमम फ्लक्चुएशन इन प्राइस, इसको टिक साइज कहा जाता है। आपने बोला गोल्ड का प्राइस 29,887.33, तो बोलेंगे 0.33 नहीं चलेगा, 29,887 चलेगा। 0.33 का कंसेप्ट नहीं है। वैसे टिक साइज मिनिमम प्राइस चेंज, एनएससी पे जाओ तो 5 पैसे का टिक साइज है, 5 पैसे के मल्टीपल में भाव बदल सकता है, लेकिन गोल्ड में 1 रुपए के मल्टीपल में भाव बदलता है। सेटलमेंट स्टाइल कैश में होगा कि डिलीवरी में, ये भी एक्सचेंज स्टैंडर्डाइज कर देता है। और फिर आपको अगर एक्सचेंज, जैसे एनएससी पर सब कैश सेटल ही होता है, वहां डिलीवरी सेटल कुछ होता ही नहीं। आप डिलीवरी सेटल करना भी चाहें तो वो सुविधा उनके वहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे करके सारी चीजें क्या हो जाती हैं बेटा, स्टैंडर्डाइज हो जाती है। सर इतने रिस्ट्रिक्शन है इनके, तो बहुत नखरे हैं एक्सचेंज वालों के, तो हम नहीं जाएंगे एक्सचेंज, हम तो आपस में ही डील कर लेते हैं। आपस में पार्टी कहां से लाओगे डील करने वाली, कितना मुश्किल होगा। कैसे आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी तो मिलना चाहिए, 3 महीने बाद का, उसी दिन का, उसी तरह के भाव का। फेसबुक पे पोस्ट करोगे want to buy gold after 3 months, leave a comment if you want to enter into a contract। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, लोग उल्टे सीधे कमेंट जरूर डाल देंगे। तो कैसे काउंटर पार्टी ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऑफ द मार्केट जाके, इन द मार्केट रह के, एमसीएक्स पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रह के काउंटर पार्टी को ढूंढ निकालना बड़ा आसान है। बायर के लिए हजारों सेलर हैं, सेलर के लिए हजारों बायर। एक्सचेंज पे ही जाएंगे हम। हाँ, ये सब कोई बड़े रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इन सब रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के हम बढ़िया काम कर सकते हैं। ओके, तो हम बोल रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो हमने कहा कि भाई फॉरवर्ड कस्टमाइज्ड है और फ्यूचर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। लिक्विडिटी, इसीलिए फॉरवर्ड में काउंटर पार्टी मुश्किल से मिलती है। कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। सोचो आपने एक बाइक खरीद ली और मॉडिफाई करवा ली, हरा लाल पीला रंग करवा लिया, उसके ऊपर शॉक एब्जॉर्बर ऊंचे करा लिए, नाइट्रोजन टैंक सही का कुछ लगा लिया, ऊट पटांग डिजाइन कर डाला उसका पूरा, बेचने जाओ पसीने छूट जाएंगे। इस तरह की चीज का कोई बायर ही नहीं मिले शायद। और वही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है कि आपने हीरो कंपनी की बाइक खरीदी और उसको आप बेचना चाहें, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आपको कई सारे बायर, सेकंड हैंड बायर्स मिल जाएंगे। स्क्वेयरिंग ऑफ को अभी हम छोड़ते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक और डिफरेंस फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में। पता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं वायदा सौदा। सिर्फ हम वादा करते हैं, मैं वादा करता हूं खरीदूंगा, आप वादा करते हैं कि आप बेचेंगे, और ऐसे करके और हमारा काम चल जाता है। सिर्फ जबानी जमा खर्च होती है। पर फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर जैसे ही आप डील करने के लिए जाते हैं ना, तो आप चाहे वहां बाइंग करने गए हो या सेलिंग करने गए हो, स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेता है, जिसको मार्जिन मनी कहा जाता है। व्हाट डू यू कॉल इट? मार्जिन मनी।
और वो मार्जिन पे करने के बाद ही आप डील कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड का फायदा ये है कि कोई मार्जिन दिए बिना आप बस वादा करो और डील कर लो। और फ्यूचर में नुकसान क्या है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। कि भाई तुम 5 लाख रुपए 30 लाख रुपए का माल खरीदने की बात कर रहे हो, तो चलो 3 लाख रुपए तो जमा करो, अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो इसमें से काट लेंगे। चूंकि फॉरवर्ड में सिर्फ जवानी जमा खर्च है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, इसीलिए फॉरवर्ड में काउंटर पार्टी रिस्क होती है। सामने वाला जो हार गया शर्त, जिसका नुकसान हुआ, उसने पैसा देने से कर दिया इनकार, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाओगे आप उसका। केस कर दोगे। केस करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसे हमारी जुडिशरी की हालत है। फ्यूचर में क्या होता है बेटा कि जैसे ये है बीच में एक एक्सचेंज, तो मैं और आप एक दूसरे की काउंटर पार्टी नहीं होते। मैं भी एक्सचेंज की काउंटर पार्टी। मैंने अगर बेचा, ए ने बेचा, बी ने खरीदा, तो ए ने बेचा एक्सचेंज को, उसके काउंटर पार्टी एक्सचेंज, और बी ने खरीदा एक्सचेंज से, उसके काउंटर पार्टी भी कौन? एक्सचेंज। वो दोनों एक दूसरे की काउंटर पार्टी है ही नहीं, उन दोनों की काउंटर पार्टी कौन है? एक्सचेंज। इससे डिफॉल्ट होने के चांस ही नहीं है। अगर आपको कुछ पैसा मिलना है, आप शर्त जीत गए, तो एक्सचेंज देगा। एक्सचेंज डिफॉल्ट नहीं करता है, इट हैज गॉट ए रेप्यूटेशन। वो कभी नहीं बोला कि जाओ नहीं देते पैसे, वो जरूर देंगे। हाँ, पर जिस एक्सचेंज को जिससे पैसा लेना है वो अगर डिफॉल्टर बन गया, तो सर ऐसा तो जिसको पैसा लेना है वो सब तो सीना ठोक के पैसा ले लेंगे, और जिसने पैसा देना है एक्सचेंज को, वो सब डिफॉल्टर बन के भाग जाएंगे, तो एक्सचेंज थोड़े दिन में इंसॉल्वेंट हो जाएगा। नहीं होगा ना। इसीलिए तो एक्सचेंज दोनों पार्टी से मार्जिन ले लेता है, और मार्जिन लेने की वजह से इवन इफ दे मेक अ डिफॉल्ट, तो जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसी में से पैसा काट लिया जाता है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो यार कुल मिला के मसला ये हो गया कि सबसे पहली बात, फ्यूचर और फॉरवर्ड का पहला डिफरेंस तो क्या हो गया कि फॉरवर्ड ओवर द काउंटर डील होता है आमने सामने, और फ्यूचर इज डेल्ट थ्रू एनी एक्सचेंज। अब चूंकि फॉरवर्ड ओवर द काउंटर डील होता है तो वो एक कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और फ्यूचर में हर चीज कैसी होती है? स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि वो एक्सचेंज पर होता है। अब फॉरवर्ड कस्टमाइज्ड है, इसलिए उसमें लिक्विडिटी कम होती है, स्क्वायर ऑफ करने के चांसेस कम होते हैं। फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड है, तो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, स्क्वायर ऑफ करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉरवर्ड में कोई मार्जिन नहीं लगती है, सिर्फ जवानी जमा खर्च होती है, ये एक वायदा सौदा है। तो दूसरी तरफ फ्यूचर जो है वो मार्जिन मांगता है दोनों पार्टी से, इसीलिए फिर फॉरवर्ड में बाद में काउंटर पार्टी रिस्क होती है, जबकि फ्यूचर में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती है, बिकॉज देयर इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, बीच में एक्सचेंज होता है। अब समझिए दो चार कुछ पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज को हम समझ के फिर बाकी की थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे। जो बंदा फ्यूचर्स में खरीदने की बात करता है कि मैं स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर खरीदूंगा, आई परचेस, उसको हम बोलते हैं कि उसने लॉन्ग पोजीशन ली। कैसी पोजीशन ली? लॉन्ग पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, जो बंदा ये सौदा करता है कि मैं स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर किसी चीज को बेचूंगा, उसको सेल करना नहीं, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पोजीशन लेना। तो बाइंग और सेलिंग को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? लॉन्ग एंड शॉर्ट। मैंने कहा था मैं गोल्ड खरीदूंगा, तो आई एम लॉन्ग। आपने कहा था आप बेचेंगे, तो यू आर शॉर्ट। सो सॉरी, दिस इज हाउ द टू टर्म्स आर यूज्ड। अब बेटा भाव भी ना दो तरह के हो जाएंगे।
कि गोल्ड का स्पॉट प्राइस 30,000 रुपीज, गोल्ड का फ्यूचर प्राइस 30,100 रुपीज। दो भाव चलेंगे, एक स्पॉट सेटलमेंट वाला भाव और एक फ्यूचर वाला। फ्यूचर वाला एक नहीं चलेगा, जितने फ्यूचर होंगे उतने भाव चलेंगे। स्पॉट में गोल्ड है 30,000 का और 2 मंथ्स फ्यूचर है उसका 30,100 रुपए में, और 4 मंथ्स फ्यूचर जो है वो 30,220 रुपए में है, और 6 मंथ्स फ्यूचर जो है वो 30,350 रुपए में है, समथिंग लाइक दैट। स्पॉट का तो कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट का तो एक ही रेट चलेगा, और फ्यूचर में जितने तरह के फ्यूचर होंगे, जितने लंबे फ्यूचर होंगे, सबके भाव अलग चलेंगे। अब अगर ऐसे में जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, ये ओपन इंटरेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बेसिस कहलाता है। स्पॉट प्राइस 30,000, फ्यूचर प्राइस 30,100, तो 100 रुपए क्या कहलाएगा? बेसिस। और चूंकि फ्यूचर प्राइस इज मोर देन स्पॉट प्राइस, तो ये सिचुएशन कॉन्टेंगो कहलाती है। इफ फ्यूचर प्राइस इज लेस देन द स्पॉट प्राइस, तो ये सिचुएशन बैकवर्डेशन कहलाएगी। कॉन्टेंगो, बैकवर्डेशन। लॉट ऑफ मोर थियरी इज देयर, लेकिन हम लोग पहले अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स: स्पेकुलेशन, हेजिंग, आर्बिट्रेज। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर को स्पेकुलेशन के लिए कैसे यूज किया जाए। हाउ टू यूज futures for speculation। लिखिए, हाउ टू यूज फ्यूचर फॉर स्पेकुलेशन। सिर्फ 2 तरीके होते हैं। इफ यू आर बुलिश, ये नोट्स में लिखा है आगे, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं। इफ यू आर बुलिश देन यू विल लॉन्ग फ्यूचर, एंड इफ यू आर बेयरिश देन यू विल शॉर्ट फ्यूचर। बुलिश है तो फ्यूचर को क्या करेंगे आप? लॉन्ग, खरीदने की बात करेंगे। बुलिश है ना, भाव बढ़ने वाला है ना, तो आज तो भाव कम चल रहा है, कल को बढ़ेगा, तो आज जो भाव चल रहा है उस पर खरीद लो, अच्छा मौका है। बेरिश है, कल को भाव गिर जाएगा, तो आज तो अच्छा भाव है, तो आज के अच्छे भाव पे बेचने का सौदा कर लो। बुलिश लॉन्ग फ्यूचर, बेरिश शॉर्ट फ्यूचर। चलो हम अंडरलाइन में कोई स्टॉक ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा, लिखो एक एग्जाम्पल। लिखिए, करंट मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज, मुझे नहीं पता है अभी कितनी है, ध्यान में नहीं है, कोई भी मन से हम एक फिगर ले लेते हैं, इज ₹1200। You are bullish on RIL.
आपको लगता है कंपनी जिस तरह से तरक्की कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो इसके शेयर का भाव बढ़ेगा जोरदार. You expect the price to become rupees 1400 in 2 months time. 2 महीने बाद 1200 का शेयर 1400 का हो जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं. How can you make money? कैसे पैसा बना सकते हैं आप? How can you make money? Simple. I will enter into 2-month future. नहीं, सॉरी, थोड़ा इसको ऐसा लिखना पड़ेगा. I'll take short position in RIL future at 1212. At rupees 1212. मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2 महीने वाला फ्यूचर 1212 रुपए में अवेलेबल है. 1212 स्पॉट प्राइस से यूजुअली थोड़ा सा ज्यादा होता है फ्यूचर प्राइस. 1 मिनट, शॉर्ट पोजीशन लिखवाया मैंने, सही लिखवाया गलत? गलत है ये. इसको काटिए, ठीक करिए. आप बुलिश है ना, बेरिश नहीं. लॉन्ग पोजीशन, ये देखिए, ये लिखा है आपने. इफ यू आर बुलिश देन यू विल लॉन्ग फ्यूचर. लॉट साइज इज 1000 शेयर्स. मान लो स्टॉक एक्सचेंज का रूल है कि RIL का फ्यूचर डील करना है तो कम से कम 1000 शेयर डील करना पड़ेगा या फिर 1000 शेयर के मल्टीपल. ठीक है. अभी क्या होगा कि आपने पता है क्या सौदा करा है कि आज से 2 महीने बाद आप RIL के 1000 शेयर खरीदेंगे 1212 के रेट पे. ये बात तय हुई. अब देखिए, इफ आफ्टर 2 months RIL reaches at rupees 1400, 2 महीने निकले, आपकी एक्सपेक्टेशन सही आई, आप सही थे, वाकई RIL का शेयर 1400 रुपए का हो गया.
तो अब क्या होगा, नाउ योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का होगा, 1400 रुपए का शेयर आपको 1212 रुपए में खरीदने का राइट है, तो क्या 188 का प्रॉफिट है ना। समझना प्रॉफिट कैसे हुआ, यू हैव अ राइट टू बाय एट 1212 व्हाइल द प्राइस इज एट 1400, तो अगर डिलीवरी सेटल्ड होता है तो आप 1212 रुपीज दे के और डिलीवरी ले लेते और इमीडिएटली मार्केट में 1400 में बेच देते, तो आपका 188 का क्या होता प्रॉफिट। सीधी बात है कि जितने में आपने खरीदने का सौदा करा था, लॉन्ग किया था, उसके ऊपर जितना भाव जाएगा वो आपका प्रॉफिट लॉन्ग का, और प्राइस जितना नीचे आएगा वो लॉन्ग का लॉस होगा। कीप इन माइंड, प्राइस जितना ऊपर जाएगा लॉन्ग का प्रॉफिट, प्राइस जितना नीचे आएगा लॉन्ग का लॉस। शॉर्ट के लिए उल्टा हो जाएगा, प्राइस जितना ऊपर जाएगा उसका लॉस, प्राइस जितना नीचे आएगा उसका प्रॉफिट। क्योंकि शॉर्ट में क्या होता है कि वो 1212 में आपने खरीदा है, सामने वाले ने बेचा है, अब प्राइस अगर गिर के 1100 भी रह गया तो भी वो तो बड़े शान से 1212 में बेचेगा, जो चीज 1100 की वो 1212 में बेचेगा, यही तो प्रॉफिट है उसका। ठीक है, तो ये चीज हुई प्रॉफिट 1,88,000 यहां पर। लेकिन बट इफ प्राइस फॉल्स टू, कुछ भी हमने ले लिया, मान लो 1100, देन क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 1212 माइनस 1100। समझो आपने एक ऐसा शेयर 1212 रुपए में खरीदना है जो बाजार में सिर्फ 1100 का मिलता है, तो 1212 में डिलीवरी ले लो आप शेयर की और फिर 1100 में बेचोगे तो नुकसान ही होगा। 112 रुपए का नुकसान है ना। सर लॉस हो गया, हमने तो सोचा था प्रॉफिट होगा। बेटा यही तो स्पेकुलेशन है, इट मे रिजल्ट इन प्रॉफिट, इट मे रिजल्ट इन लॉस। इफ योर एक्सपेक्टेशन कम्स ट्रू देन यू विल हैव अ प्रॉफिट, अदरवाइज सिर पे उल्टा पड़ जाएगा। ये है स्पेकुलेशन यूजिंग फ्यूचर्स। बुलिश हैं, लॉन्ग करिए। अब आप सोचो कि अगर ये फ्यूचर्स नाम का प्रोडक्ट हमारे देश में होता ही नहीं, तो क्या आप आरआईएल में सट्टा कर पाते? नहीं है, डेरिवेटिव है ही नहीं, सिर्फ कैश मार्केट ही है। क्या तब आपके बुलिश होने पर आप स्पेकुलेट कर सकते थे? एंड आंसर इज यस, तब भी कर सकते थे। तब आपको क्या करना पड़ता कि जो 1200 रुपए का शेयर है, तो 1000 शेयर खरीद के अपनी जेब में डाल लेते आप। 1200 रुपए का शेयर इंटू 1000 शेयर, 12 लाख रुपए आपको देने पड़ते, लेकिन पूरे। अभी तो क्या कर रहा है, सिर्फ आपने जिबानी जिमा खर्च कर दी कि हाँ मैं खरीदूंगा, और बाद में प्राइस डिफरेंस से सेटलमेंट कर लिया। अगर आप ये सट्टा, ये स्पेकुलेशन फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में ना करें और कैश मार्केट में करें, तो 1200 इंटू 1000, पूरा 12 लाख रुपया आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता, और फिर शेयर का भाव बढ़ जाता, और फिर आप उसको 14 लाख में बेच देते, और फिर आपको 2 लाख का प्रॉफिट होता।
लेकिन अभी फ्यूचर में क्या हो रहा है कि ये जो आपने 1212 रुपए में 1000 का लॉट लिया है ना, तो आपको पूरे 12,12,000 रुपए नहीं देने पड़ते, मार्जिन देना पड़ता है बस। मानो मार्जिन 25% है, तो राउंड फिगर में बात करते हैं कि भाई 12 लाख रुपए का आपने सौदा करा, 25% मार्जिन मतलब 3 पेटी, 3 लाख रुपए आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन speculation in cash market and speculation in futures? In cash market, for a position of 100 rupees you give 100 rupees, बुलिश है ना, खरीद के बैठ गए, भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे, पूरे 100 रुपए देने पड़ेंगे 100 की पोजीशन लेने के लिए। यहां 100 की पोजीशन के लिए सिर्फ 25 रुपए देने पड़ेंगे, आपकी ताकत 4 गुना हो गई, रुपए तो 100 ही है आपके पास, तो एक लॉट की जगह 4 लॉट डील कर लो, है आपके पास तो 12 लाख रुपए, जबकि मार्जिन सिर्फ 3 लाख लग रहा है, तो आप 1,000 के 4 लॉट ले लो ना। लेवरेजिंग बोलते हैं इसी को, मार्जिन मनी पे काम हो रहा है ना, 25% मार्जिन पे 100 रुपए पूरा नहीं लग रहा है, तो 4 गुना खेलने की ताकत आ गई। 10% मार्जिन पे काम हो तो 10 गुना खेल सकते हो, 5% मार्जिन पे काम हो जाए तो 20 गुना खेल जाओ। लेवरेजिंग, कम पैसे देके बड़ी पोजीशन बना लेना, तो फिर ऐसे में अगर प्रॉफिट आया तो वो ह्यूज आएगा, बहुत बड़ा, 4 लॉट होंगे आपके पास, बट कीप इन माइंड लॉस आया वो भी ह्यूज होगा। लेवरेजिंग करने से न केवल एक्सपेक्टेड गेन्स बढ़ जाते हैं, मैग्नीफाई हो जाते हैं, बल्कि एक्सपेक्टेड लॉसेस भी मैग्नीफाई हो जाते हैं। एक नोट लिख लो आप यहां पे, while speculating through futures, you are required to pay just margin money, say 25%, and not the whole amount. Therefore, you can take bigger position, say 4 times. सौ का काम 25 में हो रहा तो 4 लॉट ले लो ना, 100 रुपए तो है ही अपने पास। This is called leveraging. इस चीज को हम लेवरेजिंग कहते हैं, और आप इसके लिए लिखेंगे it increases not only expected gains but also expected losses. और बेटा इनफैक्ट रियल लाइफ में तो लेवरेजिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा खेल खेल लेते हैं और फिर बाद में तगड़ा लॉस हो जाता है और सारा पैसा खो के फिर बाजार से बाहर हो जाते हैं।
वॉरेन बुफे ने कहा था कि डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पे तबाही मचाने वाला हथियार है डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें लेवरेजिंग हो जाती है, सट्टा हो जाता है, एक तो सट्टा, ऊपर से वो भी लेवर्ड, तो आप बहुत बड़ी बाजी खेल जाते हैं और ऐसे केस में आपका सब कुछ डूब जाने के भी रिस्क होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैश मार्केट में भी सट्टा होता था, होता है, बट पूरे पैसे देके लॉन्ग पोजीशन बनती है, और डेरिवेटिव में वही लॉन्ग पोजीशन जो है कम पैसे देके बन जाती है। हाँ, अब बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। शॉर्ट पोजीशन की बात करें, क्या होता है कि डेरिवेटिव्स में तो आप शॉर्ट पोजीशन का भी सट्टा कर सकते हो कि मैं बेचूंगा, पर कैश मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन का सट्टा नहीं कर सकते जब तक आपके पास डिलीवर करने के लिए शेयर ना हो। है जैसे यही वाला एग्जांपल है, इसमें आप बेरिश हैं, तो डेरिवेटिव में हम क्या बोलेंगे कि भाई 1212 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन लेने की जगह 1212 पे क्या ले लो, शॉर्ट पोजीशन, कि मैं 1212 में बेचूंगा। किसी ने कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्यों रे, तेरे पास आरआईएल का शेयर है जो तू बेचेगा? सब वैसे भी डिलीवरी सेटल थोड़ी होना है, कैश सेटल होना है, मेरे पास शेयर है कि नहीं, इट हार्डली मैटर्स। और फिर आपने सोचा था कि भाव गिरेगा और वाकई ऐसा हुआ और प्राइस 1100 पे की आ गिरा, तो अब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आप 1212 में वो शेयर बेच रहे हो जो बाजार में 1100 का है 3 महीने के बाद, तो आपका 1,12,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो डेरिवेटिव्स की ये भी एक ब्यूटी है कि आपके पास नहीं है तो भी आप बेच सकते हो, बेरिश वाला सट्टा कर सकते हो, लेकिन कैश मार्केट में ये नहीं हो सकता है। कैश मार्केट में पता सट्टा कैसे होता है कि मेरे पास आरआईएल के शेयर हैं 1000, मुझे लगता है कि उसके भाव गिरने वाले हैं, तो मैं आरआईएल के शेयर अपनी पॉकेट से निकालूंगा और बाजार में बेच दूंगा। 1200 रुपए में कैश मार्केट में, और बाद में जब भाव गिर के 1100 रुपए रह जाएगा तब मैं मार्केट से खरीद के वापस अपनी पॉकेट में डाल दूंगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस, ऐसे है। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो। इन फ्यूचर्स you can take short position without owning the stock। स्टॉक या अंडरलाइंग बोले, स्टॉक तो एक टाइप है, अंडरलाइंग तो कुछ भी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर, कुछ आपके पास जो चीज नहीं है वो भी, अगर इसको आसान हिंदी शब्दों में मैं बोलूं तो फ्यूचर में जो आपके पास नहीं है वो भी बेच सकते हो आप, क्योंकि बेचने का सिर्फ सौदा ही तो करना है, डिलीवरी थोड़ी देनी है। वाइल इन कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, जो भी आप इसको कहना चाहें, you can sell only if you have it। है तो बेच सकते हो, और नहीं है तो फिर नहीं बेच सकते, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलो ऐसे एक क्वेश्चन बीच में आ गया, इसको एड्रेस कर लेते हैं। कैन आई स्क्वायर अप माई पोजीशन एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी? समझना, अभी ऊपर वाला एग्जांपल था, उसमें आपने 1212 के प्राइस पर आरआईएल का 2 मंथ्स फ्यूचर लॉन्ग कर लिया। कुछ हम उसमें डेट्स डाल देते हैं, समझो। मान लो कि
ये जो डेट है 1212 वाली डेट, मतलब 2 मंथ्स का हम कुछ यहाँ पे डेट, एक मिनट, आप मत नोट करो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मान लो टुडे, टुडे इट इज 25th of January, suppose, and I take position in 2 months future, which will expire on 29th of March. सिंपली हम इसको मार्च, देखो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप स्टॉक फ्यूचर डील करने जाते हो ना, तो उसमें 1 मंथ का स्टॉक फ्यूचर कर सकते हो आप, 2 मंथ का स्टॉक फ्यूचर कर सकते हो, और 3 मंथ्स का। बस ये 3 ही प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का स्टॉक फ्यूचर। उसमें अगर आप 1 मंथ बोलोगे तो मंथ एंड का जो लास्ट थर्सडे है वो 1 मंथ हो जाएगा, और अगले महीने का जो लास्ट थर्सडे है वो 2 मंथ्स हो जाएगा, उसके अगले महीने का जो लास्ट थर्सडे है, गुरुवार है, वो 3 मंथ्स हो जाएगा। तो मान लो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो 27 जनवरी को, 27th ऑफ जनवरी को थर्सडे आ रहा है, ऐसे ही मन से हमने माना। तो 25 जनवरी को जाके भी अगर आप बोलोगे ना कि मुझे 1 मंथ फ्यूचर करना है, तो 27 जनवरी को मैच्योर होने वाला फ्यूचर मिलेगा आपको, और 2 मंथ्स मांगोगे तो फरवरी वाला मिल जाएगा, और 3 मंथ्स मांगोगे तो मार्च वाला मिल जाएगा। तो मुझे अगर 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाला चाहिए, और मैं 25 जनवरी पे ऑलरेडी खड़ा हूं, और 27 जनवरी का एक्सपायर होने वाला है, तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसलिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बोलने की जगह हम क्या बोलते हैं, जनवरी फ्यूचर, फरवरी फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, ऐसे चलता है। तो मैंने मार्च फ्यूचर को क्या करा, मैंने लॉन्ग करा, किस रेट पर, @1212, ठीक है। और कितनी तारीख को करा मैंने, 25 जनवरी, और मुझे क्या उम्मीद है कि भाव बढ़ेगा। मान लो ऑन 27th जनवरी, थोड़ा ध्यान से समझना कि 27 जनवरी को क्या हुआ। स्पॉट प्राइस इज ₹1180, जो 1200 था, स्पॉट प्राइस 1200 था, और फ्यूचर प्राइस 1212 था। स्पॉट प्राइस 20 रुपए गिर गया, एंड मार्च फ्यूचर इज रुपीज, मान लो वो भी कुछ 20 रुपए के आसपास गिर गया, 1191, 20-21 रुपए गिर गया। स्पॉट प्राइस डाउन गया तो फ्यूचर प्राइस भी डाउन जाता है, कैसे, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हुआ ये कि जनवरी में 25 तारीख को तो मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई मार्च फ्यूचर की 1212 की, और 27 जनवरी को जो मार्च फ्यूचर है वो 1212 से गिर के कहां पे आ गया, 1191 पर आ गया। तो यार मुझे डर लगने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि भाव बढ़ेगा, पर ये तो उल्टे क्या हो गया, भाव गिर गया, और ये तो और गिरेगा, और गिरता ही जाएगा, और इतना गिर जाएगा कि मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। तो मैं नहीं रे बाबा, मैं मार्च एंड तक इसको होल्ड नहीं करूंगा, मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो समझना पूरी किस्सा क्या हो जाएगा। 25 जनवरी को मैंने लॉन्ग किया था, खरीदा था, तो खरीदने में मेरे रुपए का आउटफ्लो होता है, तो माइनस साइन लगा रहा हूं 1212 में,
और 27 जनवरी को ही मेरी अकल आ गई, नींद खुल गई और मैंने वही मार्च फ्यूचर ही शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट कर दिया तो उसमें मुझे पैसा आएगा कितना, 1191। मार्च फ्यूचर ही मैंने लॉन्ग करा था, मार्च फ्यूचर ही मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अब दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं कि 1212 में तो मैंने खरीदा और 1191 में वापस बेच दिया, सस्ता बेचा, तो लॉस कितना हो गया मेरा, 21 इंटू 1000 शेयर, 21,000 का नुकसान। स्क्वायर ऑफ कर लिया मैंने, मार्च एंड तक रुकने की जरूरत थोड़ी है। आपने लॉन्ग करा है तो शॉर्ट करके आप कभी भी सौदे को काट सकते हो, शॉर्ट करा है तो लॉन्ग करके आप कभी भी सौदे को काट सकते हो, आखिरी तक रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार समझो, मैंने आपसे डील करा था, आपने शॉर्ट करा, मैंने लॉन्ग करा, पर असल में मैंने आपसे डील थोड़े करा, अपने बीच में कौन है, एक्सचेंज है, मैंने तो एक्सचेंज से खरीदा। अब जब मैं बेचूंगा तो कोई और पार्टी खरीद रही होगी, पर वो पार्टी नहीं, मैं तो किसको बेच रहा हूँ, एक्सचेंज को। खरीदूंगा भी मैं एक्सचेंज से और बेचूंगा भी मैं एक्सचेंज को, सेम पार्टी से खरीदा, सेम पार्टी को बेचा, सौदा मेरा कट गया, मुझे मार्च एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। और सर मान लो आपने घाटे में सौदा काटा, स्क्वायर ऑफ करने को बोलते हैं काटना, वो फिर भाव बढ़ गया वापस, तो ऐसा ही होता है, यही तो किस्मत है, ऐसा तो हो ही सकता है। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि मैंने घाटे में सौदा काटा, फिर भाव बुरी तरह गिर गया और अब मैं खुश हूं कि अच्छा हुआ मैंने सौदा काट लिया। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। आखिर तक रुकने की जरूरत नहीं है, बीच में स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और बीच में क्या, मैं तो बोलता हूं कि 25 जनवरी को सुबह 10 बजे आपने मार्च फ्यूचर लॉन्ग करा 1212 पर, और 10:10 पर मार्च फ्यूचर जो है वो 1250 पे पहुंच गया। वहीं के वहीं 10 मिनट बाद ही शॉर्ट कर दो, 1212 में लॉन्ग करा था, 1250 में शॉर्ट कर दिया, इधर लॉन्ग हो गया उधर शॉर्ट हो गया, किस्सा खत्म। और 12 में खरीदा, 50 में बेचा, मतलब कितना, 38 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वहीं जेब में 38,000 रुपए डालो और निकल लो बाहर। ऐसा भी करते हैं लोग और जोरदार तरीके से करते हैं। तो ये क्वेश्चन था जिसको हम एड्रेस कर रहे थे, कैन आई स्क्वायर अप माय पोजीशन एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी, एंड द आंसर इज यस। Yes, it is not necessary to wait for the expiry day. Once you have initiated the position, you can square up your position at any time during the trading session, booking profit or cutting losses. Booking profit or cutting losses, कुछ भी कर सकते हैं आप, फायदे में नुकसान में। बस ये है कि लॉन्ग थे तो शॉर्ट हो जाओ और शॉर्ट थे तो लॉन्ग हो जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैश मार्केट की बनिस्बत फ्यूचर में सट्टा करने में एक तो लेवरेजिंग मिलती है और दूसरा यू कैन सेल इट विदाउट ओनिंग इट। लेकिन ये भी है कि लेवरेज पोजीशन बहुत रिस्की भी होती है। नोट्स में करेक्शन आपको करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अगर बंदा बुलिश है तो वो शॉर्ट फ्यूचर करेगा, अरे नहीं भाई, लॉन्ग फ्यूचर करेगा। करेक्टेड नोट्स है आपके पास और लॉन्ग ही लिखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज करेक्शन कर लीजिए। क्या कहा मैंने करेक्शन, ही इज बुलिश, ही विल लॉन्ग फ्यूचर, ओके, एंड इफ ही इज बेरिश ही विल शॉर्ट, ये भी करेक्ट कर, ही विल शॉर्ट फ्यूचर। बेटा ऐसा है कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप nseindia.com में जाएं, वहां पर आपको एक लाइव मार्केट का टैब मिलेगा, वहां जाके देखें तो आपको लाइव फ्यूचर प्राइसेस देखने को मिल सकती है। पर मार्केट आवर्स में जाइएगा, सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे के बीच में
आप देखेंगे तो NSE पे आपको भाव दिखेंगे। BSE पर भी है, M6 की साइट का एड्रेस है m6india.com, NCDEX का ncdex.com, businessstandards.com, economictimes.indiatimes.com। ये सारी साइट्स हैं जिन पर आपको स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट प्राइस देखने के लिए तो गूगल पे अगर आप टाइप कर दें कुछ भी TCS शेयर प्राइस तो वहीं दिखने लग जाता है। फ्यूचर प्राइस नहीं दिखता है वहां पे, वो आपको इन साइट्स पे जाके देखना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा विजिट nseindia.com, वहां कैसे जाओगे nseindia.com पे आप, तो मैंने बना दिया आपके समझ के लिए ऐसे ही। Visit nseindia.com and at the top of its homepage you will find a search box titled as equity। करके देखना ऐसा फ्री टाइम पे nseindia.com पे जाना, उसके होम पेज पर आपको है ना एक सर्च बॉक्स मिलेगा, उसपे इक्विटी लिखा होगा, उसमें कोई भी कंपनी का नाम टाइप करने का, जैसे TCS है, टाइप TCS, तो फिर ड्रॉप डाउन में अगर TCS नाम से एक से ज्यादा कंपनियां हैं मिलते जुलते नाम से तो वो सब आ जाएगी। उसमें से आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और उसको टच स्क्रीन है, एंटर प्रेस करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप उसको टच कर दीजिए तो वो एंटर हो जाएगा। हियर यू विल फाइंड लेटेस्ट प्राइस ऑफ TCS, वहां जाते ही आपको TCS का स्पॉट प्राइस आज का दिख जाएगा, और जहां प्राइस TCS का नाम दिखेगा वहीं राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक चीज मिलेगी, गेट डेरिवेटिव कोट्स। वहीं राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिलेगा, गेट डेरिवेटिव कोट। तो टू द राइट ऑफ द कंपनी नेम यू विल फाइंड गेट डेरिवेटिव कोट, उसको क्लिक करेंगे ना आप तो वहां पर आपको जो नियरेस्ट एक्सपायरी का फ्यूचर का प्राइस है वो दिख जाएगा। फिर वहां एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आएगा कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस आपको देखना है, वो भी मिल जाएगा। How can you make money using futures if you're bullish on TCS? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर पर आप बुलिश हैं और आप पैसे कमाना चाहते हैं। What will be your net profit or loss if price of TCS share increases or decreases by rupees 200 as compared to the spot price as of today? चलो हम आप खुद साइट को विजिट करना, अभी तो हम अपने मन से एक भाव ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर में आप लिखो, आंसर 1, करंट TCS प्राइस रुपीज कुछ भी हमने ले ली 1980, मन से ले रहा हूं। नियर मंथ फ्यूचर ऑफ TCS is available at rupees 1990। सबसे नजदीक मंथ वाला फ्यूचर 1990 रुपए पे अवेलेबल है। मन से ही सारा डेटा हम ले रहे हैं, रियल लाइफ का डेटा आप ले सकते हैं बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगे जाओ रियल लाइफ से डेटा लाओ, वो तो दे के देंगे आपको कुछ। लॉट साइज इज, मान लीजिए आप कुछ भी हमने कहा 500 शेयर्स, तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग कर लेंगे 1 लॉट, 500 शेयर खरीदने का सौदा करना पड़ेगा आपको। अब दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1, प्राइस गोज अप टू, वो बोल रहे ना 200 रुपए भाव बढ़ जाए, 1980 प्लस 200 कर लो आप,
goes up to 2180. आप बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? टेल मी। जो चीज 1990 में आपने खरीदी वो बढ़ के 2180 पे आ गई, तो प्रॉफिट होगा। तो हम यहां कहते हैं 2180 माइनस 1990, 190 रुपए का प्रॉफिट है, तो 95,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्राइस ये बढ़ गई तो वो वाला हो गया। अब आपको लॉस होने वाला है क्योंकि आप खरीद के बैठे हैं जिस चीज को, उसका भाव गिर गया है। एक लाख नहीं, कितना होगा? हमने स्पॉट प्राइस पे 200 रुपए प्लस माइनस माना है, ठीक है। हमने फ्यूचर प्राइस पे 200 रुपए प्लस माइनस नहीं माना है इसमें। 210, तो 210 इंटू 500, यार एग्जाम में वो ऐसे नहीं बोलेंगे 200 अप डाउन है, वो भाव बताएंगे कि 2180 हो गया या 1780 प्राइस हो गया, ऐसे। तो आप बताइए कि भाव बढ़ा तो प्रॉफिट, गिरा तो लॉस। अब एक बात अच्छे से रट लो, लॉन्ग के लिए भाव बढ़ा तो प्रॉफिट, गिरा तो लॉस। साथ में बोलिए, लॉन्ग के लिए भाव बढ़ा तो प्रॉफिट, गिरा तो लॉस। शॉर्ट के लिए भाव बढ़ा तो लॉस, गिरा तो प्रॉफिट। शॉर्ट के लिए भाव बढ़ा तो लॉस, गिरा तो प्रॉफिट। लॉन्ग को याद रख लीजिए, शॉर्ट उसका अपोजिट है। बस इतना ही सही क्वेश्चन है। चलो फिर बोल रहे हैं, यूज द प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड इन अबव क्वेश्चन एंड गेट डेटा फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इफ यू आर बेरिश ऑन आरआईएल, हाउ कैन यू मेक मनी? चलो एग्जाम में तो डेटा फैच करना नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको डेटा दे देता हूं, अपने मन से कुछ ले लेता हूं मैं। लिखो आप ऐसे ही, करंट मार्केट प्राइस ऑफ RIL ₹1200, near month future ₹1206, lot size 1000 shares, take short position, शॉर्ट पोजीशन क्यों? क्योंकि आप बेरिश हैं, आपको लगता है कि भाव गिरेगा, तो भाव गिरने पे तो बेरिश पोजीशन वाले को ही फायदा होगा ना। चलो अब हम लेते हैं सिचुएशन 1, प्राइस फॉल्स जैसा कि आपने सोचा था ₹2,000। एग्जाम क्वेश्चन में तो वो दे के रखेंगे कि कितने हो जाएगी गिर के भाव,
क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया कि तो आप तो अपने मन का भाव लोगे तो हर आदमी अपना अपना भाव लेगा, तो सबके आंसर अलग आएंगे, कॉपी चेकर के लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, आपने बोला था कि आप 1206 में बेचेंगे और प्राइस तो गिर के कितना रह गया 1000, तो आप तो मजे से अभी भी 1206 रुपए में ही बेच सकते हैं, यही तो आपका प्रॉफिट है। 1206 माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 206 है, तो ये 2,06,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। भाव गिरने की दुआ करोगे आप, कह रहे गिर जाए यार, क्योंकि मैंने तो बेच दिया ना 1206 में, अब गिर जाए तो अच्छा है। Situation 2, price rises to rupees 1400, बढ़ के 1400 रुपए भाव हो जाए। अब आपकी मुसीबत है, जो चीज 1400 की हो गई है वो आपको बेचनी पड़ेगी सिर्फ 1206 में, तो 1206 से ऊपर भाव चला गया, आपका लॉस है। हर एक शेयर पे 194 का लॉस होगा आपको। ओके, तो ये है स्पेकुलेशन। प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आपकी सोच सही निकली तो, और सोच गलत निकल गई तो उल्टा क्या हो जाएगा, लॉस। अब दूसरा जो कंसेप्ट है उसका आज हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर कल उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमने स्पेकुलेशन पढ़ लिया, अब एक आर्बिट्रेज और एक हेजिंग भी होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेज, कि फ्यूचर्स के थ्रू आर्बिट्रेज कैसे किया जाए। देखिए, आर्बिट्रेज का उसूल ये है एक काम करते हैं, पहले आर्बिट्रेज क्या है वो समझते हैं, फिर फ्यूचर से कैसे करना वो बाद में समझेंगे। लिखो, व्हाट इज आर्बिट्रेज? It is the process of buying from the market where its price is low. It is the process of buying from the market where the price is low and selling in the market where the price is high. सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, पैसा कमाओ। और भी आर्बिट्रेज होते हैं, बोरोइंग लेंडिंग के भी होते हैं, सस्ती रेट पे लोन लेके महंगी रेट पे ब्याज पे चला दो, ये भी एक आर्बिट्रेज है। क्रॉस करेंसी भी आर्बिट्रेज है, बट जनरली बाइंग सेलिंग ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। लिखें, फॉलोइंग आर, ऐसे तो आप फॉरेक्स में और पोर्टफोलियो में पढ़ ही चुके हो कि आर्बिट्रेज क्या होता है, बट कभी भूल गए हो तो एक बार फिर से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बिट्रेज: नो इन्वेस्टमेंट,
पैसा तो लगता है, अपनी जेब से नहीं लगता है, उधार लेके काम चला लेते हैं। नो रिस्क, भाव बढ़े चाहे गिरे, हमको जो मिलना है वो पहले से डिसाइडेड है। पॉजिटिव रिटर्न, यार ये बढ़िया है। वो कहावत है ना, हिंग लगे न फिटकरी और रंग आए चोखा। इन्वेस्टमेंट लगे न रिस्क और रिटर्न आए पॉजिटिव। क्या बढ़िया काम है। आप देखो शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो इन्वेस्टमेंट भी करते हो एक तो अपनी जेब से, ऊपर से प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क भी उठाते हो, और फिर भी रिटर्न पॉजिटिव आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एफडी करते हो तो रिस्क तो नहीं है, रिटर्न भी पॉजिटिव है, पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मैं बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा अपनी जेब से, रिस्क भी कुछ नहीं लेनी पड़ेगी, और रिटर्न गारंटेड पॉजिटिव आएगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रोसेस। ऐसा मौका मिले तो हम जरूर चौका मारना चाहेंगे। देखो आर्बिट्रेज का एक सिंपल फॉर्म तो बेटा क्या है कि दो बाजार ज्योग्राफिकल डिफरेंट लोकेशन पर है, एक मुंबई है एक दिल्ली है। मुंबई में गोल्ड सस्ता है 30,000 पर 10 ग्राम, दिल्ली में गोल्ड महंगा है 31,000 पर 10 ग्राम। यूं कहो मुंबई में 30 लाख रुपए किलो और दिल्ली में 31 लाख रुपए किलो। कैन यू मेक मनी? यस। मुंबई में खरीदो, इमीडिएट फोन पे दिल्ली में बेचने का सौदा कर लो, फ्लाइट पकड़ो, दिल्ली जाओ, गोल्ड डिलीवर करो, वहां से पैसे लाओ, यहां चुका दो, और जो डिफरेंस अमाउंट है खर्चे काट के वो आपका प्रॉफिट है। ज्योग्राफिकल डिसइक्विलिब्रियम, एक जगह सस्ता एक जगह महंगा। अरे जैसे आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, आईफोन, वो आईफोन अमेरिका में लो तो मान लो $500 का आ रहा है, तो $500 इंटू 70 रुपए का डॉलर मान लो, $500 इंटू 70 का डॉलर मान लो, तो अपने को अमेरिका में वो आईफोन 35,000 का पड़ रहा है, और इंडिया में वो आईफोन 70,000 रुपए का आ रहा है सेम। तो वहां 35 का, यहाँ 70। तो यार ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इसका फायदा उठा सकते हो आप, और पता है इसका फायदा कैसे उठाओगे आप? वेरी सिंपल, आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो उधर से तो उसको बोलो लेते आप, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी नहीं लेगा वो तो आपसे, वो तो वैसे भी आ रहा है। ऐसे करके आर्बिट्रेज हो गया, फिर आप चाहे उसको भेज दो यहाँ पे, दैट्स योर चॉइस। या वो कोई आ रहा है इंडिया तो वो लेता है 2 आईफोन और यहाँ लाके भेज दे और पैसा कमाए। ये ज्योग्राफिकल डिसइक्विलिब्रियम है। लेकिन टाइम वाइज डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है। एक स्पॉट मार्केट है, एक फ्यूचर मार्केट है, इनमें जो प्राइस में इक्विलिब्रियम होना चाहिए इनकी प्राइस सेम तो नहीं होती है पर इनकी प्राइस में जितना डिफरेंस होना चाहिए उससे ज्यादा या कम डिफरेंस अगर है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जब जब डिसइक्विलिब्रियम होता है तब तब आर्बिट्रेजर धरती पर जन्म लेता है और आर्बिट्रेज करता है और पैसा कमाता है। न केवल वो पैसा कमा लेता है बल्कि उसकी वजह से जो डिसइक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट भी हो जाता है। ये फंडा है। मोटे तौर पे बताए क्या होगा, जैसे आप गोल्ड का एग्जांपल ले लो कि स्पॉट में गोल्ड है 30,000 रुपए, तो 1 मंथ फ्यूचर में क्या है यार, 1 महीने का ब्याज जोड़ लो। कोई चीज का फ्यूचर का वैल्यूएशन कैसा करोगे? ब्याज जोड़ के। तो 30,000 अभी बताऊंगा मैं बाद में कल डिटेल में, 30,000 प्लस 1 महीने का ब्याज 1%। तो जो स्पॉट में गोल्ड 30,000 है वो 1 मंथ फ्यूचर 30,300 का होना चाहिए 1% ब्याज जोड़ के। अब मालूम पड़ा स्पॉट में 30,000 है और आइडियली फ्यूचर 30,300 का होना चाहिए, बट एक्चुअली फ्यूचर 31,000 का। अब खरीदने गए बेचने गए 1 मंथ फ्यूचर 31,000, अरे यार तो बहुत महंगा है, ओवर प्राइस्ड है। 30,300 वाली चीज कितने में
चल रही है वहां पे 30-300 वाली 31,000, बेच दो जहां ओवर वैल्यू। यार आर्बिट्रेज में क्या है, सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालो। स्पॉट 30,000 तो फ्यूचर की फेयर वैल्यू आ गई 30,300। वंस यू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ना, उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लो। ओवर प्राइस्ड है अगर एक्चुअल तो बेच दो, अंडर प्राइस्ड है तो खरीद लो, बस यही तो आर्बिट्रेज है। 30-300 वाला 31,000 है, बेच दो। फ्यूचर में बेच दो, अब फ्यूचर में बेचा है तो कहीं तो खरीदना पड़ेगा। खरीद के बेच के आर्बिट्रेज होता है ना, बेच बेच के आर्बिट्रेज नहीं होता है, खरीद खरीद के आर्बिट्रेज नहीं होता है, खरीद बेच के आर्बिट्रेज होता है। तो फ्यूचर में बेचा क्योंकि ओवर वैल्यूड है, स्पॉट में खरीद लिया। कुल मिला के देखो, अब मैं समझाता हूं क्या है। आपने 30,000 रुपए का लोन लेना है 1% ब्याज पे, उस 30,000 से गोल्ड खरीद के अपनी पॉकेट में रख लेना है। इधर 31,000 में बेचने का सौदा करके रख लेना है। फिर एक महीना निकला, मान लो डिलीवरी सेटल्ड है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपके तो जो जेब में गोल्ड पड़ा है निकाल के दे दो। अब उस दिन का भाव चाहे 32 हो जाए चाहे 30 हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं। आपने तो डिलीवरी देना है और एज पर द डिसाइडेड प्राइस 31,000 रुपए लेना है। 31,000 पॉकेट में आ गए, इधर 30,000 का लोन ब्याज से ही 30-300 चुका दो, 700 रुपए बैठे बिठाए आपका प्रॉफिट हो गया। सर दिस इज क्वाइट फास्ट, तो हमारी समझ में नहीं आया। अरे ये तो मैंने जस्ट आपको एक आउटलाइन दी है कि ये आर्बिट्रेज फ्यूचर में कैसा होगा। एग्जैक्टली कैसा होगा वो तो हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे पढ़ा दिए मैंने। तो आपको क्या करना है, इन कंसेप्ट्स को बुक में से पढ़ना है, वीडियो को भले दोबारा देखना हो, रिवीजन ऑडियोज FM/TM ऐप में सुनना हो, जैसे भी करके इन कंसेप्ट को एक बार प्रॉपरली अपने दिमाग में रिवाइज करना है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगा तो आगे मुझे पढ़ाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ के रखिए, बाकी हम लोग देखेंगे कल। थैंक यू।